एपिसोड की शुरुआत एक इमोशनल फ्लैशबैक से होती है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारा हीरो जेग्यू बाहर से इतना स्ट्रिक्ट और पत्थरदिल क्यों है। वो सी साइड पर अपनी बड़ी बहन के साथ खड़ा है। हवाओं के शोर के बीच उसकी बहन अपनी गोद में लिए नन्हे बच्चे को जेग्यू की बाहों में सौंपती है और कहती है इसका नाम सोन हानग्यूल है। वो प्रॉमिस करती है कि वो जल्द ही वापस आएगी, लेकिन जेग्यू की आंखों में ना तो होप है और ना ही ट्रस्ट। वहां सिर्फ एक गहरा पेन तैर रहा है। इसके बाद सीन बदलता है जहां जेग्यू अपनी उसी बहन को फोन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फोन बंद आने पर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने पुराने फोन पर एक बेहद बिटर वॉइस मैसेज छोड़ता है। मैंने साफ कहा था, अगर आज तक तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि तुम मर चुकी हो। अब से तुम मेरे लिए इस दुनिया में हो ही नहीं। गुस्से में वो अपनी बहन का नंबर डिलीट करने ही वाला होता है, लेकिन फिर रुक जाता है और उसका नाम बदलकर दैट वुमन के नाम से सेव कर लेता है, मानो वो रिलेशनशिप अब बस एक नाम बनकर रह गया हो। ठीक उसी पल नन्हा हानग्योल उसकी उंगली को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। उस मासूम टच को महसूस करके जेग्यू बच्चे को देखता है और एक सैड स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारे तो नाखून भी अभी ठीक से नहीं बने हैं। और उसी पल वो उस बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले लेता है। प्रेजेंट में सड़क के बीचों बीच बोम बुरी तरह रो रही है। उसकी हिकअप्स रुकने का नाम नहीं ले रही। जेगी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बोम का दबा हुआ गुस्सा और जेलसी बाहर आ जाती है। वो रोते हुए कंप्लेन करती है, मैंने तो 2 दिन भी तुमसे बात किए बिना नहीं बिताए, लेकिन तुम उस औरत के साथ कॉफी पी रहे थे और तुमने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था। जेग्यू पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि बोम दरअसल उससे प्यार करती है और ये उसकी जेलसी है। उसे शांत करने के लिए जेग्यू खुद को ही बुरा भला कहना शुरू कर देता है। वो कहता है, ये सोन जेग्यू 1 नंबर का चीटर है। अपनी बॉडी के हिसाब से इसमें अकल नहीं है, ना इसमें क्लास है, ना तमीज है, ना ही पेशेंस। ये एकदम गया गुजरा आदमी है। अपनी बुराई करके वो माहौल को हल्का करता है और फिर बोम की आंखों में गहराई से देखते हुए धीमे से कहता है, सॉरी तुम्हें इतना वेट कराने के लिए। और बिना किसी हेजिटेशन के वो बोम को किस कर लेता है, ये जताते हुए कि अब वो अपने इमोशंस को नहीं छिपाएगा। अचानक हुए इस किस से बोम के होश उड़ जाते हैं। वो शाइनेस और नर्वसनेस में वहां से भागती है और पास ही एक घर की पीले गेट के पीछे जाकर छिप जाती है। उसकी हार्ट बीट्स तेज हैं। जेग्यू बाहर खड़ा होकर उसे पुकारता है, बोमशी, और अपोलोजाइज करते हुए कहता है, सॉरी मैं आमतौर पर ऐसा नहीं हूँ। गेट के पीछे से बोम चिल्लाती है, ह्यूमन में थोड़ा पेशेंस क्यों नहीं होता। जेग्यू इसका बेहद रोमांटिक और मजेदार जवाब देता है, सॉरी लेकिन एक मर्द के जलते हुए दिल की भी एक लिमिट होती है, अब और कंट्रोल नहीं हुआ। बोम तंज कसते हुए कहती है, आग लगे इंसान को भी थोड़ा डिसेंसी होना चाहिए। बातचीत आगे बढ़ती है और बोम गेट के पीछे से ही असली सवाल पूछती है जो उसे परेशान कर रहा था। वो पूछती है, तो वो औरत कौन थी, एक्स गर्लफ्रेंड, दोस्त या अभी की गर्लफ्रेंड। जेग्यू फंबल करने लगता है। वो बोम को अपनी बहन वाली दर्दनाक सच्चाई नहीं बताना चाहता, इसलिए वो झूठ बोल देता है। वो इंश्योरेंस वाली थी। बोम को बिलीव नहीं होता कि कोई इंश्योरेंस एजेंट के साथ इतने प्यार से पेश आ सकता है। तब जेग्यू कहानी बनाता है कि वो सिल्वी इंश्योरेंस बेचने वाली थी, जिसका निकनेम इंश्योरेंस डोबरमैन है, जो एक बार पकड़ ले तो छोड़ती नहीं, और वो बस उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, मेरा बॉडी ही मेरा इंश्योरेंस है, मुझे किसी पॉलिसी की क्या जरूरत। लेकिन जब बोम पूछती है कि अगर वो दोबारा आई तो, तब जेग्यू के दिमाग में उस रेस्टोरेंट का असली फ्लैशबैक चलता है। सच्चाई ये थी कि वो बीमा वाली कोई और नहीं, उसकी वही बहन थी। जेग्यू को याद आता है कि उसने उस औरत को, बहन को, एक अग्रीमेंट थमाया था और गुस्से में कहा था, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे लिए मर चुकी हो, तुम वापस क्यों आई हो। लेकिन बोम के सामने वो इस कड़वे सच को इंश्योरेंस एजेंट की कहानी से छिपा लेता है। जब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाती हैं तो जेग्यू जाने का एक्ट करता है, लेकिन फिर रुक जाता है। वो बोम से कंफर्म करता है, तो अब गलतफहमी खत्म, मुझे प्रॉमिस के मुताबिक 2 साल वेट करना है ना। बोम हाँ कहती है। जेग्यू मुड़ता है, लेकिन फिर एक नॉटी स्माइल के साथ पलटता है और अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। लेकिन क्या हमारे लिए कोई वेकेशन नहीं हो सकती। बोम समझ नहीं पाती। जेग्यू उसे टीचर गार्जियन वाले रिलेशनशिप से 1 दिन का ब्रेक लेने को समझाता है। सिर्फ 1 दिन, जब हम तू तड़ाक से बात करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, डेट पर जाएंगे। अगर मुझे वो 1 दिन मिल जाए तो मैं बाकी के 2 साल आराम से वेट कर सकता हूँ। गेट के पीछे बोम सोच में पड़ जाती है और धीरे से पूछती है, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन। जेग्यू बच्चों की तरह जोश में कहता है, हाँ पक्का सिर्फ 1 दिन। बोम मान जाती है और उसे जाने को कहती है। जेग्यू वहां से ऐसे मुस्कुराते हुए जाता है मानो उसने दुनिया की सबसे बड़ी बैटल जीत ली हो। आगे का सीन अब गांव से बदलकर सियोल की एक लग्जरियस ड्रेसिंग रूम में पहुंचता है, जहां वकील यी जुन की हालत खराब है। वो दरवाजे पर हाथ फैलाकर खड़ा है और नर्वसनेस में रुकिए रुकिए चिल्ला रहा है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि बोम की बेहद अमीर और एंग्री मॉम खड़ी हैं।
माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वो वकील पर बरस पड़ती हैं। रुकिए, क्या होता है? जिस बेटी ने 1 साल से मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा, उसने आज सुबह ठीक 7:48 पर मुझे फोन किया, और पता है किस लिए? सिर्फ सॉन्ग गायन के कॉन्सर्ट की टिकट्स मांगने के लिए। यहाँ ये साफ हो जाता है कि पिछले एपिसोड में बोम ने उस ताले वाले को मनाने के लिए जो टिकट दी थी, उसके लिए उसने अपनी ईगो को किनारे रखकर अपनी माँ से हेल्प मांगी थी। वकील माहौल को लाइट करने के लिए एक जोक मारने की कोशिश करता है कि आपने सिग्नल गलत देखा है, जरा रिवर्स गियर डालिए, लेकिन माँ की घूरती नजरों को देखकर वो चुप हो जाता है। माँ को सस्पेक्ट हो जाता है कि बोम जरूर किसी ट्रबल में है, इसलिए वो खुद जाकर देखने का डिसीजन करती हैं। इसकी इमीडिएटली बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो ये समझाता है कि वकील ये जुन इस मैटर में इतना डीपली क्यों फंसा है। फ्लैशबैक में वकील अपने सोफे पर बैठा है और उसके सामने बॉम बैठी है। बॉम वकील को उसका पुराना प्रॉमिस याद दिलाती है कि आपने कहा था ना, अगर कभी नीड हो तो बेझिझक आपका यूज़ करूं। बॉम ऑफिशियली वकील से रिक्वेस्ट करती है कि वो सोन जे ग्यू यानी हीरो के मारपीट वाले केस का सेटलमेंट करवा दे। हीरो को कानूनी ट्रबल से बचाने के लिए वकील की हेल्प ली थी बॉम ने। सीन वापस गांव में लौटता है, जहां एक गजीबो में 3 एल्डरली लेडीज बैठी सुस्ता रही हैं और हीरो की प्रेज कर रही हैं कि कैसे उसने चोर को पकड़ा। तभी उन्हें दूर से कोई हवा में हाथ लहराता हुआ दौड़ता आता दिखाई देता है। ये हमारा हीरो जे ग्यू है, जो बोम से 1 दिन की डेट का प्रॉमिस मिलने के बाद खुशी से पागल हो गया है। वो किसी फिल्मी हीरो की तरह चिल्लाता है, वाह आज वेदर कितना अच्छा है, हा हा हा। उसकी इन स्ट्रेंज एक्टिविटीज को देखकर दादियों को लगता है कि धूप की वजह से इसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, जबकि असल में वो प्यार के नशे में है। आखिर में सीन स्कूल के ऑडिटोरियम में शिफ्ट होता है, जहां प्रिंसिपल वकील का बहुत लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वकील यी जुन बोर होकर माइक छीन लेता है और कहता है, बस कीजिए वरना शाम हो जाएगी। फिर वो छात्रों से एक बहुत डीप क्वेश्चन पूछता है, सक्सेस क्या है? स्क्रीन पर शब्द उभरते हैं, माई साइड। वो पूरी सीरियसनेस से समझाता है, लाइफ में जब आप पर ट्रबल आए और सब पीठ फेर ले, तब अगर कोई एक इंसान हो जो बिना किसी कंडीशन के आपके साइड में खड़ा रहे, क्या वही असली सक्सेस नहीं है? ये कहते हुए वो सीधे क्राउड में बैठी बोम की आंखों में देखता है और प्रॉमिस करता है, जब मैं किसी क्लाइंट से मिलता हूं तो सबसे पहले यही प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हारे साइड में रहूंगा। यहाँ वकील इनडायरेक्टली बोम को बता रहा है कि वो हमेशा उसके साथ है। छात्र तालियां बजाते हैं। इधर भतीजा भी बार बार सेजन को देखता है, लेकिन वो तो उसकी तरफ देखती भी नहीं है और अपने भाई की स्पीच से बहुत खुश होती है और ताली बजाती है। बोम खामोश होकर उसे सुनती है और उसे उसकी माँ की बात याद आती है। आगे सीन हीरो जेग्यू के घर के एक बेहद प्यारे और फनी सीन से शुरू होता है। हीरो किचन में बर्तन धो रहा है, लेकिन आज उसका स्टाइल रोज जैसा नहीं है। 1 दिन की डेट फिक्स होने की एक्साइटमेंट उसके सिर चढ़कर बोल रही है। वो डिश वॉशिंग ग्लव्स पहनकर अकेले ही ग्रूविंग कर रहा है, सीटी बजा रहा है और हवा में डांसिंग कर रहा है। तभी उसका भतीजा हान ग्यूल अपने स्कूल ट्रिप के फॉर्म पर साइन कराने नीचे आता है। हीरो एक बड़ा चमकता हुआ चम्मच लेडल उठाता है और उसमें अपना चेहरा एडमायरिंग करते हुए एक अजीब सी स्माइल देता है। वो अपनी खुशी हाइड नहीं पाता और ब्लशिंग करते हुए भतीजे को बता देता है, तुम्हारी ट्रिप के बाद मैंने तुम्हारी टीचर के साथ एक डेट फिक्स की है और तुम्हें भी जल्दी से सेजन के साथ डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। लेकिन भतीजा खुश होने के बजाय उसे रियलिटी चेक दे देता है। वो टॉन्ट मारते हुए कहता है, चाचा अगर ऐसे ही मुंह बनाकर जाओगे तो टीचर भाग जाएगी। वो जले पर नमक छिड़कते हुए बताता है कि आज स्कूल में अटर्नी चोई ये जुन आया था, जो सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था, और जब उसने स्पीच दी तो बॉम टीचर ने ही सबसे जोर से क्लैपिंग की थी। ये सुनकर हीरो की सारी खुशी जेलसी में बदल जाती है। वो गुस्से में ग्लव्स उतारकर फेंक देता है और डिसाइड कर लेता है कि वो भी किसी से कम नहीं दिखेगा। सीन स्कूल के कैफेटेरिया में शिफ्ट होता है, जहां लंच के वक्त एटमॉस्फेयर गर्म है। वाइस प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स मजे ले लेकर हीरो की बैड माउथिंग कर रहे होते हैं। वाइस प्रिंसिपल कहता है कि वो वकील कितना ग्रेट है और ये सोन जेग्यू तो चोर जैसा दिखता है, पता नहीं औरतें उस पर क्यों मरती हैं। अपनी और हीरो की ऐसी बुराई सुनकर बॉम का पेशेंस जवाब दे देता है। वो गुस्से में अपनी चम्मच जोर से टेबल पर पटकती है, जिससे सब डर जाते हैं। वो पैशन में आकर सबको डांट देती है। वो चोर नहीं है, उसने चोर को पकड़ा था और वो औरत उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, इंश्योरेंस एजेंट थी। तभी एक टीचर बोलता है कि मेरे दांत में एक प्रॉब्लम है, मुझे इसका इंश्योरेंस कराना है। वो लेडी कब आएगी? तो बॉम कहती है कि अब वो इंश्योरेंस लेडी कभी नहीं आएगी। तभी लेडी टीचर बोलती है, तुम्हें इन सब के बारे में कहाँ से पता चला? जैसे ही टीचर बोलती है, बॉम को रियलाइजेशन होता है कि उसने हीरो का डिफेंस कुछ ज्यादा ही जोर शोर से कर दिया है। अपनी पोल खुलने के डर से वो मुझे फोन करना है का एक्सक्यूज बनाकर वहां से भाग खड़ी होती है।
बाहर भागते हुए उसे सुश्री ली सीनियर टीचर पकड़ लेती हैं और सीधे पूछती हैं कि उसका और हीरो का क्या चक्कर है, वो इतना क्यों स्नैप्ड हुई। बॉम नर्वसली झूठ बोल देती है कि उसने मेरे कुत्ते को सेव किया था इसलिए मुझे बुरा लगा। सुश्री ली उसकी बात मान तो लेती हैं, लेकिन ये भी टीज करती हैं कि बॉम आजकल बहुत ग्लोइंग है, पक्का कोई चक्कर है। बातों बातों में सुश्री ली एक और बॉम्ब फोड़ती हैं कि आज की फील्ड ट्रिप और कहीं नहीं बल्कि हीरो की ही कंपनी एनर्जी कंपनी में है। ये सुनकर बॉम की नर्वसनेस और बढ़ जाती है। आगे बॉम खुद को एक कोने में ले जाकर समझाती है। वो अपने गाल थपथपाती है और खुद को डांटती है, गेट अ ग्रिप यू बॉम, अगर तुम ऐसे ही मेल्टिंग होती रही तो बच्चों को डाउट हो जाएगा। वो डिसीजन लेती है कि जब वो ट्रिप पर हीरो से मिलेगी तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट और स्ट्रेंजर बनी रहेगी। वो खुद को याद दिलाती है, मुझे उसे वैसे ही देखना है जैसे मैंने पहली बार मुर्गी के पिंजरे के पास देखा था, बिल्कुल स्ट्रेंजर और कोल्ड बनकर। और इसी डिटर्मिनेशन के साथ वो ट्रिप के लिए तैयार होती है। आगे स्कूल के बच्चे और टीचर्स जेक्यू एनर्जी के विशाल विंड फार्म में पहुंचते हैं, जहां फिजाओं में सिर्फ हवा का शोर है। बॉम इधर उधर नजरें घुमाकर पूछती है कि सोनजेग्यू कहाँ है। जवाब में कर्मचारी फिलिप वॉकी टॉकी पर कुछ मिस्टीरियस इंस्ट्रक्शंस देता है। विंड स्पीड ठीक है। तभी अचानक सबकी नजरें आसमान की तरफ उठती हैं। वहां सैकड़ों फीट ऊंची विंड टर्बाइन के ऊपर एक आदमी खड़ा है। ये हमारा हीरो जेग्यू है। बैकग्राउंड में किसी एक्शन मूवी जैसा म्यूजिक बजता है और वो रस्सियों के सहारे रैपलिंग हवा में करतब दिखाता हुआ नीचे कूदता है। दरअसल ये कोई रूटीन वर्क नहीं था। हीरो ने ये डेंजरस स्टंट डेलिबरेटली सिर्फ इसलिए किया ताकि वो अपने भतीजे और बॉम को दिखा सके कि वो उस सूट वाले वकील से कहीं ज्यादा कूल एंड स्ट्रांग है। बच्चे उसे देखकर हैरान हैं कि क्या यहाँ कोई शूटिंग चल रही है, और बॉम का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो डर भी रही है और इम्प्रेस भी है। जमीन पर उतरते ही हीरो अपना चश्मा उतारता है और बड़े स्टाइल से एक बैनर खोलता है। ग्रीन नारे स्कूल के छात्रों का स्वागत है। यहाँ वो प्रूव करता है कि वो सिर्फ हवा में उड़ने वाला स्टंटमैन नहीं बल्कि एक क्वालिफाइड इंजीनियर भी है। वो छात्रों को बहुत बारीकी से समझाता है कि टर्बाइन के ब्लेड्स की रिपेयरिंग कैसे होती है। उसका ये प्रोफेशनल एंड नॉलेजेबल अवतार देखकर बच्चे उसे थम्स अप देते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसका भतीजा हान ग्यूल भी खुश होकर उसे इशारा करता है। हीरो का कूल इमेज बनाने का मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब हीरो अपनी प्रेस सुनने की एक्सपेक्टेशन में बॉम के पास जाता है और पूछता है, कैसा लगा, कंपनी का स्केल पसंद आया? लेकिन बॉम को अपना वो प्रॉमिस याद है जो उसने खुद से किया था, स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रेंजर बने रहना। वो हीरो की सारी मेहनत पर पानी फेरते हुए बहुत कोल्डली जवाब देती है, ऊंचा है। जब हीरो पूछता है कि सोलर प्लांट नहीं देखना, तो वो बस नहीं कहकर मुंह फेर लेती है। हीरो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना बड़ा स्टंट करने के बाद भी बॉम इतनी कोल्ड रिस्पॉन्स क्यों दे रही है। इसके बाद वे सोलर पैनल वाले विशाल इलाके में जाते हैं। यहाँ हीरो बताता है कि उनका टारगेट अगले 3 साल में शेयर मार्केट कॉस्डैक में लिस्ट होना है। तभी वकील की छोटी बहन सेजन एक बहुत शार्प क्वेश्चन पूछती है कि सिर्फ सोलर और विंड से शेयर मार्केट में टिकना मुश्किल नहीं होगा। हीरो इससे चिढ़ता नहीं बल्कि उसकी अप्रिसिएशन करता है और समझाता है कि वे अपनी कमाई का 24% रिसर्च में लगाते हैं। हीरो की ये रिचनेस एंड इंटेलिजेंस देखकर एक छात्र मजाक में पूछता है, अंकल, क्या आपको दामाद की जरूरत नहीं है? मैं भतीजे के लिए रिश्ता तोड़ सकता हूँ। और सब हंस पड़ते हैं। इधर बॉम को अभी भी लगता है कि हीरो यहाँ सिर्फ एक एम्प्लॉय या मैनेजर है। वो हीरो से कहती है, हमारी छात्रा को मैनेजमेंट के बारे में पूछना है, क्या हम आज कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव या सीईओ से मिल सकते हैं? हीरो उसे अजीब नजरों से देखता है, मानो कह रहा हो, अरे पगली, मैं ही तो हूँ। लेकिन वो कुछ नहीं कहता और उन्हें ऑफिस की तरफ ले जाता है, जहाँ वे सीईओ के कैबिन के बाहर खड़े हैं। बॉम सोच रही है कि अंदर कोई सूट बूट वाला बुढ़ा बैठा होगा, जबकि असलियत यह है कि बॉस तो उनके बगल में खड़ा है और कैबिन अंदर से खाली है। आगे सब लोग सीईओ ऑफिस के डोर पर खड़े थे। जैसे ही डोर खुलता है, वहां हीरो जेग्यू पहले से ही प्रेजेंट है, लेकिन वो बच्चों की तरफ नहीं देख रहा। वो डेलिब्रेट ही खिड़की की तरफ बैक फेसिंग खड़ा है और हाथ में एक फाइल पकड़े हुए है, मानो वो दुनिया का सबसे बिजी इंसान हो। ये उसकी कैलकुलेटेड कूल एंट्री है। आगे बॉम कहती है, हेलो सर, ग्रीन नारे स्कूल के स्टूडेंट्स आपसे मिलने आए हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आगे हीरो अपनी फाइल को धीरे से बंद करता है और बिल्कुल स्लो मोशन में बड़े ही फिल्मी स्टाइल में पीछे मुड़ता है। वो डीप वॉइस में अपना इंट्रोडक्शन देता है, नमस्कार, मैं जेक्यू एनर्जी का सीईओ सोन जे-ग्यू हूँ। वो अपनी कंपनी के नाम का सीक्रेट भी खोलता है कि सोन जे-ग्यू का जे और क्यू, इसीलिए कंपनी का नाम जेक्यू है। ये सुनकर बॉम का चेहरा देखने लायक होता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह खुला रह जाता है। उसे बिलीव ही नहीं होता कि जिस इंसान को वो गुंडा या चाचा समझ रही थी, वो असल में इस एम्पायर का ओनर है। माहौल तब और फनी हो जाता है जब एक कर्ली हेड स्टूडेंट गुक बाप हीरो को देखकर बोल पड़ता है, वाह, ये तो बिल्कुल हस्बैंड मटीरियल लग रहे हैं।
इस पर हीरो का भतीजा हान ग्यूल तुरंत अग्री करता है और अपने चाचा की मार्केटिंग शुरू कर देता है। वो उंगलियों पर गिनवाते हुए कहता है, ऑनेस्टली कहूँ तो मेरे चाचा जैसा ग्रूम कोई नहीं है। देखो इनके पास क्या नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, पावर है और मनी भी है। भतीजे के मुंह से अपनी इतनी सटीक प्रेज सुनकर हीरो स्वेल्स विद प्राइड और बड़े स्टाइल से अपनी टाई और कोट फिक्स करता है। इसके बाद हीरो अपनी नई नई बनी सीईओ इमेज का फायदा उठाते हुए बॉम्ब के मजे लेता है। वो उसके पास जाकर नॉटली पूछता है, बॉम्ब टीचर आपको कैसा लगा, क्या आपको इस कंपनी का सीईओ पसंद आया? बॉम्ब जो अभी भी शॉक और एम्बैरेसमेंट में है बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहती है, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं, मैं बस शॉक्ड हूँ। लेकिन इससे पहले कि ये रोमांस आगे बढ़े, सेजन बीच में ही इंटरप्ट कर देती है। उसे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सीधे पॉइंट पर आती है, टीचर आप क्यों बीच में आ रही हैं, हमें भूख लगी है, खाना कब मिलेगा? हीरो हंस पड़ता है और अपने स्टाफ गुशिल जंग को सिग्नल करता है कि बच्चों को ले जाए। सीन अब पूरी तरह बदल जाता है और हम सड़क पर आते हैं। बॉम्ब की लैंडलेडी मिस ली बड़े चाव से लिपस्टिक लगा रही हैं। तभी पीछे से एक आदमी लाल हुडी पहनकर आता है। ये पुलिस वाला नहीं बल्कि स्कूल का टीचर सीओ है। वो पूछता है, इतनी सज धज कर कहाँ जा रही हो? लेकिन लैंडलेडी उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती और टीजिंग करते हुए कहती है, मैं नियॉन वैली जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। आगे सीन में हम एक जूडो जिम में पहुंचते हैं। वही लाल हुडी वाला टीचर सीओ वहां बहुत डिस्टर्ब्ड बैठा है। उसके सामने उसका कोच वाइट ड्रेस में बैठा है, जो उसके दिमाग में डाउट का बीज बो देता है। कोच उसे डराते हुए कहता है, टीचर सीओ जरा बचकर रहना, कहीं ये रोमांस स्कैम तो नहीं। कोच समझाता है कि आजकल लोग प्यार का ड्रामा करके और इन्फॉर्मेशन लेकर पैसे रॉब करके भाग जाते हैं। ये सुनकर टीचर सीओ, जो शायद लैंडलेडी को पसंद करता है, बुरी तरह घबरा जाता है और गहरी थॉट में पड़ जाता है कि कहीं लैंडलेडी किसी गलत चक्कर में तो नहीं पड़ गई। आगे एपिसोड का ये सीन एक खुशनुमा आउटडोर बीबीक्यू पार्टी के साथ शुरू होता है। शाम ढल चुकी है और हमारा हीरो जे ग्यू अपने सीईओ वाले स्टेटस से थोड़ा बाहर निकलकर ग्रिल पर महंगी रिब्स पका रहा है। उसने अपनी टाई ढीली कर ली है और काम में लगा है, लेकिन उसके माइंड में एक बात है। वो अपने नेफ्यू हान ग्यूल से थोड़ा हेजिटेटिंगली पूछता है, सच बताना मेरा आज का इंट्रोडक्शन थोड़ा स्ट्रेंज तो नहीं था? भतीजा, जो अपने चाचा का सबसे बड़ा सपोर्टर है, अपनी टिपिकल स्टाइल में उसे अश्योरेंस देता है, अरे नहीं चाचा, आप तो एकदम अमेजिंग लग रहे थे। भतीजे की बात सुनकर हीरो को थोड़ी रिलीफ तो मिलती है, लेकिन उसकी आइज़ कहीं और है। वो दूर बैठी बॉम्ब को देखता है, जो उसे बिल्कुल कोल्ड शोल्डर दे रही है। वो सैड होकर कहता है, तो फिर तुम्हारी टीचर का मूड इतना कोल्ड क्यों है? वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। इसके बाद कैमरा स्टूडेंट्स की टेबल की तरफ मुड़ता है, जहां एक छोटा सा ट्रेजेडी ड्रामा चल रहा है। हान ग्यूल सबसे बेहतरीन पका हुआ मीट प्लेट में सजाकर लाता है और बाकी दोस्तों को इग्नोर करते हुए सीधे सेजन के सामने रख देता है। जब दोस्त कंप्लेन करते हैं तो वो सबके सामने अपना लव एक्सप्रेस करता है, ये सबसे अच्छा मीट है और मैं उसे दे रहा हूँ जिसे मैं सबसे ज़्यादा देना चाहता हूँ। लेकिन सेजन, जो बहुत प्रैक्टिकल है, उसे एक शार्प रिप्लाई देती है। वो ना सिर्फ मीट की प्लेट रिटर्न करती है, बल्कि एक नोटबुक भी लौटा देती है और कोल्डली कहती है, मुझे अब तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैंने नया ट्यूटर ढूंढ लिया है और मैं डाइट पर हूँ। सेजन वहां से चली जाती है और बेचारा हान ग्यूल शॉक्ड रह जाता है। उसके दोस्त उसे सपोर्ट करने के बजाय वो रिजेक्टेड मीट मज़े से खाने लगते हैं।